हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, आज दिल्ली सल्तनत के जो जितने भी सुल्तान थे उनका आज अंतिम टॉपिक है, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी है ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक तो था ही, इसके अलावा देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर भी ये अंतिम शासक था। 1526 ईस्वी के अंदर जो बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था, जिसे कि हम पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से जानते हैं, तो उसके अंदर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद देखेंगे कि भारत के अंदर जो मुग़ल सत्ता है उसकी स्थापना कर दी जाती है बाबर के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक, या फिर यूँ कहिए जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंतिम शासक ये कहा जाता है। तो देखिए, जो पिछली हमारी क्लास थी वो थी सिकंदर लोदी के बारे में थी। और जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद ये जो उसका बेटा है जिसका कि नाम इब्राहिम लोदी था, ये दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। तो वैसे तो ये इसके अंदर शासक बनने के सारे गुण मौजूद थे, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी। जैसे कि एक तो ये अपने जो भी फैसले लेता था वो जल्दबाजी के अंदर लेता था। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी अफ़गान सरदार हुआ करते थे जो दरबार में, उनके साथ इसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो जितने भी अफ़गान सरदार थे वो सब इससे चिढ़े हुए रहा करते थे। तो ये कारण भी था। इसके अलावा जो सेना के प्रति भी इसका व्यवहार जो था वो अच्छा नहीं था। उनके साथ भी जैसे वही अभद्र व्यवहार करता था, और कहिए कि निरंकुश शासक था। तो इसी के चलते जो है ये जैसे अफ़गान जो सरदार थे ये चिढ़ गए। इसके अलावा जो इसके चाचा वगैरह थे, या कई खून के रिश्ते में ही कई लोग इससे बुरी तरह से चिढ़ने लगे थे। और नीतियाँ इसकी अच्छी नहीं थी इसकी नीतियाँ। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि इसमें क्लास में हम पढ़ेंगे कि कुछ अफ़गान सरदारों, इसके अलावा जैसे कि जो मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, तो इन्होंने मिलकर जो फरगना का शासक था बाबर, उसको भारत के अंदर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया। तो इससे क्या हुआ कि बाबर भारत में चला आता है। और उसी के परिणाम स्वरूप 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो होता है। इसके अंदर जो इब्राहिम लोदी है इसको मार दिया जाता है। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। और कहाँ किसकी स्थापना हो जाती है? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और संस्थापक उसका कौन था? बाबर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में। तो देखिए, जो इब्राहिम लोदी है इसका शासन क्या क्या था कि जो 1517 ईस्वी में जो सिकंदर लोदी है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद दरबार में जितने भी अफगान शासक थे उन्होंने क्या किया था, सब ने मिलकर यानी कि सब ने सर्वसम्मति से क्या चुना, इब्राहिम लोदी को सुल्तान चुना और ये सुल्तान बना। और केवल ये 9 वर्ष तक इसने शासन किया, यानी कि 1526 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी के अंदर ये क्या हुआ, सुल्तान नियुक्त हुआ। और देखिए, इसका जो राज्यभिषेक है वो कहाँ हुआ था? आगरा के अंदर हुआ था। और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, आप जानते हैं कि जो सिकंदर लोदी है उसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। 1504 ईस्वी के अंदर सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में आगरा को उसने अपनी राजधानी बनाया। तो यानी कि अब तक भी क्या चलता आ रहा है कि आगरा के अंदर ही इनके जो दरबारी वगैरह वो वहीं बैठते हैं। तो क्या हुआ कि आगरा के जो सिंहासन पर इसकी नियुक्ति होती है कब? 1517 ईस्वी में, यानी कि इब्राहिम वो सिकंदर लोदी की मृत्यु के तुरंत बाद। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इब्राहिम लोदी है वो कैसा शासक था? कठोर शासक था। उसकी जो नीतियाँ थी वो अपने ही लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए, दरबार के अंदर जितने भी अफ़गान सरदार हुआ करते थे तो उनके साथ एक तो इसका बर्ताव अच्छा नहीं था। इसके अलावा जो सैन्य कर्मचारी थे उनके साथ भी इसका बर्ताव अच्छा नहीं था। देखिए, कभी जैसे इसकी कोई बात नहीं मानता था तो उसके साथ जैसे गाली गलौज कर दिया, और काफ़ी गुस्सैल स्वभाव का था। तो इससे क्या हुआ कि भाई दुनिया भर के तो इसने अपने शत्रु बना लिए, यानी कि इसके पक्ष में चलने वाले लोग बहुत ही कम थे। और देखेंगे कि यही चीज़ इसके जो कार्यकाल यानी कि जो इसका साम्राज्य था उसको ले डूबती है। अब देखिए, सबसे पहले इसका जो अभियान था वो क्या था कि ग्वालियर पर अभियान। सिकंदर लोदी वाले टॉपिक में हमने देखा था कि सिकंदर लोदी ने काफ़ी साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था, उनको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो ले आया था। लेकिन अगर ग्वालियर की बात करें तो वहाँ पर उसने कितनी यानी कि 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, हर बार वो पराजित रहा। उसके बाद जैसे इब्राहिम लोदी शासक बना तो सर्वप्रथम उसने क्या किया, जो उसका सेनापति था
आजम हुमायूं शेरवानी, तो इसको वहाँ पर भेजता है, ग्वालियर के अंदर भेजा आक्रमण के लिए। लेकिन जो ग्वालियर का शासक जो कि उस समय काल में कौन था, विक्रमजीत सिंह था, उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, यानी कि बिना युद्ध लड़े ही उसने अपने हथियार डाल लिए और उसने इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अधीनता स्वीकार कर ली तो इससे क्या हुआ कि जो इब्राहिम लोदी उसने प्रसन्न होकर उसको क्या किया कि जो अपना उसका प्रशासन था उसके अंदर उसको शामिल कर दिया, और एक जगह थी शमशाबाद, उसका ही उसकी जागीर दे दी इसको, वहाँ का इसको सूबेदार या इख्तियार बना दिया था। अब देखिए जो ग्वालियर के शासन विक्रमाजीत सिंह ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी, तो इब्राहिम लोदी को उसने क्या दिया था, कोहिनूर हीरा दिया था। इसके बाद जब बाबर ने आक्रमण किया तो जब वही वहाँ पर लूटपाट की थी दिल्ली के अंदर, तो उसके बाद वो कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है और वो हुमायूं के हिस्से के अंदर आ जाता है कोहिनूर हीरा। तो मुग़ल साम्राज्य के मैंने सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, उनको आप इसके बाद देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिल्ली सल्तनत और जो उसके बाद में मुग़ल वंश आया था वो दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या किया इसने, विक्रमजीत को अपने प्रशासन में शामिल किया और शमशाबाद की जागीर दे दी। और देखिए ग्वालियर के किले पर ये जो इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसका जो पिता था सिकंदर लोदी उसने काफ़ी बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। इसके अलावा देखिए जो इब्राहिम लोदी जब सम्राट बना था तो जैसे उसने अपने साम्राज्य को विभाजित किया अपने भाई के अंदर, उसको उसके भाई का नाम क्या था, जलाल खान था। तो जलाल खान को यूपी वाला एरिया यानी कि जौनपुर यूपी के अंदर है, तो जौनपुर का उसको शासक नियुक्त कर दिया। और कहा यह गया था कि भैया जौनपुर के शासक रहोगे, लेकिन किसके अंतर्गत रहोगे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आओगे। लेकिन जलाल खान ने क्या किया कि तुरंत ही उपाधि धारण की जलालुद्दीन की, और वहाँ पर अपना राज्याभिषेक करवा लिया और स्वतंत्र शासक बनने की कोशिश की। कहा कि मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आऊँगा, मैं दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक स्वतंत्र राजा हूँ। लेकिन इसके बाद जो इब्राहिम लोदी ने क्या किया कि वहाँ पर आक्रमण किया और जो जौनपुर यूपी वाला एरिया है उसको दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया। तो ये इसकी महत्वपूर्ण घटना रही समय काल की। इसके बाद देखिए एक है इसकी समय काल की प्रमुख घटना है घटोली का युद्ध। अब घटोली का जो युद्ध है ये कहाँ पर लड़ा गया था, ये बूंदी राजस्थान के अंदर एक जगह है, वहाँ पर लड़ा गया था, यानी कि 1517 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी के बीच के समय काल में। और ये किस किस के बीच में हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था ये हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा, जो मेवाड़ के जो राजपूत शासक थे राणा सांगा, उनके साथ ये युद्ध हुआ था। राणा सांगा की जो शक्ति है उस समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी शक्तिशाली ये राजा थे, यानी कि इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत सारी में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इब्राहिम लोदी के साथ जब इनका ये संघर्ष हुआ, घटोली का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि जो इब्राहिम लोदी है वो परास्त हो गया था और जो राणा सांगा है वो विजयी हो गए थे। अब इस युद्ध के अंदर देखिए जो इब्राहिम लोदी है, कहा जाता है कि उसको बंदी बना लिया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता और यानी कि आज़ाद हो गया। और इसी युद्ध के अंदर जो राणा सांगा है युद्ध के अंदर लड़ते लड़ते यानी कि युद्ध के दौरान उनकी जो एक बाजू थी यानी कि एक हाथ उनका कट गया था, यानी कि बाद में एक हाथ ही था। तो इस युद्ध के अंदर ये घटना हुई। तो इब्राहिम लोदी तो यहाँ से भाग गया 1517-18 ईस्वी में। जब ये शासक बना था उसके तुरंत ही कुछ महीनों के बाद की बात है ये। तो ये इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, घटोली का युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे, और इसके शासनकाल का ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो कि बताया जा सके, बस एक महत्वपूर्ण यही है कि भाई ये अंतिम शासक था और इसके बाद से ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आगे देखिए क्या है कि पानीपत का पहला युद्ध, साल आप याद रखेंगे कि 1526 ईस्वी के अंदर हुआ था, डेट 21 अप्रैल 1526। डेट भले ही याद ना हो लेकिन सन आपको ज़रूर याद होना चाहिए, कई बार मैचिंग के लिए आ जाते हैं। तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 ईस्वी के अंदर हुआ था। और किसके बीच में लड़ा गया था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अब देखिए बाबर अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया, तो बाबर यहाँ से आ गया अचानक से कि जो इब्राहिम लोदी की मैंने आपको नीतियाँ बताई जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी अमीरों के लिए, या फिर वो जो इसके खून के रिश्ते के जो भी लोग थे तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब देखिए जो इसके घर के ही लोग हैं जैसे कि दौलत खान लोदी, ये उस समय में लाहौर का गवर्नर हुआ करता था। अब दौलत खान लोदी यानी कि इसका
वह रिलेटिव ही है, घर का ही आदमी है। इसके बाद आलम खान है, ये इसका जैसे चाचा हो गया। उसके बाद जो राणा सांगा है, तो ये क्या है, मेवाड़ का शासक है, लेकिन इसको भी जैसे घटोली का युद्ध लड़ लिया, उसको हरा दिया है इब्राहिम लोदी को। फिर भी खतरा तो बना ही रहता था कि भाई दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, आज नहीं तो कल दिल्ली सल्तनत की सीमा बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये दोबारा से आक्रमण कर सकता है। तो इन तीनों के जो दूत थे, यानी कि इन तीनों ने अपने एक एक दूत को भेजा। कहाँ पर भेजा, जो बाबर है वहाँ उसके पास भेजा, फरगना अफ़गानिस्तान में भेजा उसके पास। तो कहा जाता है कि ये तीनों के जो दूत थे वहाँ पर जाकर ये अपने अपने जैसे भाई जो शासक दौलत खान लोधी, आलम खान और राणा सांगा की तरफ से बाबर को इनवाइट करके आए थे कि आप भारत पे आइए, और जो भाई वहाँ पर क्या है, दिल्ली सल्तनत पर बहुत ही एक कमज़ोर शासक है। हालांकि सेना उसकी काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप उसको पराजित करिए। और लेकिन बाबर का उस समय तक कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं यहाँ पर आकर उसको पराजित करके यहीं पर रुकूंगा। उसने सोचा कि भाई यहाँ पर आके पराजित करेंगे, उसके बाद यहाँ से लूटपाट होगी, खूब सारा सामान यहाँ से मिलेगा, उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो इन्होंने भी यही सोचकर बाबर को बुलाया। तो उसके बाद देखिए ये अप्रैल 1526 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, बाबर भारत में पहुंच जाता है। और पानीपत एक जगह है जो कि हरियाणा के अंदर है, वहाँ पर दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है। अब इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो काफ़ी विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ी सेना बाबर की तुलना में। बाबर की सेना में बहुत ही कम लोग थे, लेकिन इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो काफ़ी विशाल थी। लेकिन देखेंगे कि जो बाबर के जो सेना थी उसके जो सैनिक थे वो काफ़ी क्या थे, मंजे हुए वही सैनिक थे। अब तीरंदाजी की बात कर लीजिए, बहुत अच्छी मतलब निशानेबाजी थी उनकी। एक ही वार में वो मार गिराया करते थे, तीर किसी के भी आर पार कर देते थे। इसके अलावा जो बाबर था वो क्या था, तुलुगुमा पद्धति को जानता था। देखिए युद्ध लड़ने की एक पद्धति है तुलुगुमा युद्ध पद्धति। इसके अंदर क्या होता था, बीच में तो जैसे बाबर चलेगा यहाँ पर, उसके अलावा एक सेना यहाँ पर रहेगी, एक सेना की टुकड़ी यहाँ पर रहेगी, एक सेना की टुकड़ी यहाँ पर रहेगी, इस तरह से। यानी कि एक सेना को चार भागों में बांटकर इस तरह से। और आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर बैलगाड़ी रहेगी, यहाँ भी बैलगाड़ी ये उस्मानी विधि कहा जाता है। जैसे कि क्या क्या था इसके अंदर, ये बैलगाड़ी आपस में बांध दी, चमड़े की डोर से बांधी हुई है बैलगाड़ी। और इसके पीछे क्या है भैया, तोप रखी हुई है, बाबर ने अपनी तोप लगा रखी है यहाँ, यहाँ भी तोप, यहाँ भी तोप। तो इस तरह से तो क्या होता था, जैसे युद्ध हुआ तो ये दो सेना की टुकड़ी एकदम से आगे जाएगी और जैसे सेना पर आक्रमण करेगी, बहुत तेज़ी से आक्रमण करेगी। जो तीरंदाज है वो तीर वगैरह चलाएंगे, तलवारों से काट डालेंगे, और एकदम से आक्रमण कर कर क्या होगा कि वो वापस आ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो ये रस्सियाँ वगैरह खोल दी जाएगी, क्योंकि उन्हीं के सैनिक उनको पता है। लेकिन जो दुश्मन सेना है वो आक्रमण करती हुई जैसे ही वापस आती है, तो पहली बात तो उनको अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, एक तरीके से पता नहीं चलेगा कि भाई क्या लगा हुआ है यहाँ पर, कि कहाँ से निकलना है। केवल थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती थी जो कि ये सैनिक अच्छी तरह से जानते थे, तो दुश्मनों की जो सेना वो अंदर एंटर नहीं हो पाती थी। उसके अलावा सेना जैसे ही पास आती थी तो क्या होता था, जो तोपची होते थे वो तोप चला देते थे। तो कहा जाता है कि जो बाबर है उसने सर्वप्रथम जो है इस तरह की तोपों का, जो अग्नेयास्त्र बोलते हैं, इनका प्रयोग किया था। तो भारत के लोगों ने उससे पहले ये कभी देखा नहीं था कि इस तरीके की कोई चीज़ होती है। तो इसके प्रयोग से क्या हुआ था कि जो इब्राहिम लोदी की सेना है वो काफ़ी घबरा गई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि वो युद्ध के अंदर पराजित हो जाता है। तो पराजित होने के बाद उसको बाद में पकड़ कर मार दिया जाता है, उसका सर कलम कर दिया जाता है। और उसके बाद पूरी सेना भाई जो भी हाथ में लगा उसको पकड़ लिया गया, और सबके सर काट काट कर जैसे सरों का एक पिरामिड बना दिया गया। यानी कि सर है इस तरीके से एक ऊंची मीनार बना दी गई सर की, ताकि पता चल जाए कि कौन आ चुका है, बाबर आ चुका है, मुग़ल आ चुके हैं। अब देखिए ये सब होने के बाद यानी कि बाबर यहाँ से वापस नहीं गया, उसका मन बदल गया। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर शासन किया जाए। उसके बाद वो शासक बन जाता है, बाद में इन्हीं के साथ वो युद्ध करता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जिन्होंने बुलाया था तो इनको परास्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके साथ अलग अलग युद्ध किए थे। तो इस क्लास के बाद मैंने जो मुग़ल साम्राज्य है उसको पूरा पढ़ा दिया। अब जाके बाबर वाली वीडियो देखें, पूरा समझ में आ जाएगा कि बाबर ने किस तरह से क्या किया और उसके बाद क्या क्या हुआ।
तो ये देखिए, ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के अंदर। और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और ये क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी इस युद्ध के अंदर मारा गया था। और इसी के साथ क्या हो गया? इसके मरते ही जो दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, या फिर लोधी वंश का भी अंत हो गया। और देखिए, युद्ध के अंदर मरने वाला यह प्रथम मुस्लिम शासक था, या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, यूँ कहिए, या फिर ये कहिए कि जो ऐसा पहला कौन सा मुस्लिम शासक था जो युद्ध युद्ध के अंदर मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी था। बाबर ने तोप खाने के साथ तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया, और तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। अब तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। उसके अनुसार बाबर क्या कहता है कि जो दौलत खान लोधी, आलम खान और जो राणा सांगा के जो दूत है, उन्होंने ही मुझे यानी कि आगरा पर आक्रमण करने के लिए कहा था। ये बात खुद कौन मानता है? बाबर मानता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, और आपने पढ़ा कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। इसके बाद देखेंगे जो अगले वीडियो आएंगे उसके अंदर दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से थी, जो भी यानी कि बचा हुआ उसके अंदर का पोर्शन वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। और निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।